हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। दूसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारे इसमें कवर की गई हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कि जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ऑइकोलॉजी के नाम से किया और इसकी विस्तृत व्याख्या की। ऑइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ऑइकोस यानी हाउस और लिविंग स्पेस मतलब घर या फिर आवास, और लोगोस यानी साइंस और स्टडी मतलब अध्ययन को मिला करके बनाया गया है। दो शब्दों ऑइकोस और लोगोस से। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थिति विज्ञान कहते हैं। यूजीन ऑडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। वनस्पति, जलवायु, जंतु, मिट्टी, ये इसमें पारस्परिक संबंध होता है। वनस्पति का जलवायु से, उसी प्रकार से जलवायु का वनस्पति से, जलवायु का जंतु से, जंतु का जलवायु से, जंतु का मिट्टी से, मिट्टी का जंतु से, इसी प्रकार से मिट्टी का वनस्पति से, वनस्पति का मिट्टी से। तो ये है इनका पारस्परिक संबंध। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज एवं उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। एजी टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र जो है खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है। इसमें सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ ही जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र यानी बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक दो संगठक होते हैं। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यानी पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल है जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इनकी विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना तीन मूल संगठकों से होती है।
पहला ऊर्जा संगठन, दूसरा बायोम यानी जैविक संगठन और तीसरा अजैविक या भौतिक संगठन। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का लगातार निवेश यानी इनपुट और बहिर्गमन यानी आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में ये क्रियाएं नहीं होती है। पारिस्थितिकी का अगला टॉपिक है पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के कौन कौन से घटक हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम यानी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो ये है पारितंत्र के अजैविक व जैविक घटक। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक तीन तरह के होते हैं, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में आपका प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति आती है और स्थलाकृति में ऊंचाई और ढलान वाली स्थलाकृति होती है और भौतिक घटक में वायु भी आता है। वहीं अकार्बनिक घटक में आपके जल, मृदा, वायुमंडलीय गैस से जैसे कि नाइट्रोजन एक्सेट्रा, खनिज, चट्टान, तत्व में जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सारे अकार्बनिक घटक होते हैं। ये भौतिक घटक होते हैं, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु। और तीसरा घटक है अजैविक में कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन हो गया, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। तो अजैविक घटक तीन तरह के होते हैं और वहीं जैविक घटक भी तीन तरह का होता है। जैविक घटक में उत्पादकता होती है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। ये तीनों जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जीवमंडल में उपस्थित सभी संगठकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है। एक ही जाति के जीवधारियों की जनसंख्या होती है और एक ही दो या दो से अधिक जनसंख्या समुदाय का दो या दो से अधिक जाति की जनसंख्या जो अगर हो जाएगी तो समुदाय का निर्माण करेगी और समुदाय बनेगा। समुदाय जो है एक या कई समुदाय मिलकर के कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा तो भूदृश्य दिखेगा। इसके कहने का मतलब यही है कि जनसंख्या समुदाय का निर्माण करती है, समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र का, और पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो भूदृश्य तो होगा ही। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर के समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं और एक ही जाति की जीवधारियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है और दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर के समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वपोषित संगठक और दूसरा परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक यानी ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। ये स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, अपना आहार खुद से निर्मित करते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं। उपभोक्ता मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों यानी प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक पोषक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीयक पोषक या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। वियोजक यानी डिकम्पोजर्स। वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। घास स्थल, वन और मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण हैं। घास स्थल, वन और मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील, नदियाँ और समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीयकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। जैसे घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उससे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक तंत्र हैं, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन, झील और जो घास है वो मैदान प्राकृतिक परितंत्र होता है। वन, झील और घास का जो मैदान है वो प्राकृतिक पारितंत्र होता है, लेकिन धान का खेत ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, ये है पारिस्थितिकी तंत्रों की श्रेणियाँ। पारिस्थितिकी तंत्र की 3 श्रेणी होती हैं। 3 पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, स्थलीय, जलीय और मानवीयकृत। स्थलीय में आपके वन, घास, स्थल और मरुस्थल आएंगे। जलीय के अंतर्गत जलीय आपके अलवणीय भी होता है, लवणीय जल भी होगा। अलवणीय जल के अंतर्गत तालाब, झील और झरना होगा। लवणीय जल, लवण झील, ज्वारंदमुख और समुद्र आएगा। वहीं मानवीकृत के अंतर्गत कृषि क्षेत्र यानी मानव के द्वारा जो चीज़ें होती हैं, कृत्रिम कृषि खेत, खलिहान, जल जीवशाला यानी एक्वेरियम, अंतरिक्षयान, ये सारे कृत्रिम हैं, मानवकृत हैं। और ये जलीय है, अलवणीय और लवणीय, और ये स्थलीय है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अतः ये तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। सागरीय यानी महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा यानी सलाइन होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त जो लवण है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, ये बटे हुए नहीं हैं, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है।
ध्रुवों यानी पोल्स और मध्य रेखा यानी इक्वेटर के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री धाराओं के कारण जल का सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का स्तरण यानी जैसा कि झीलों में होता है वो नहीं हो पाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने पाती है। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में स्तरण यानी स्टेरिफिकेशन पाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। स्टेरिफिकेशन ये है समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण। ये है ओशियन जोन और ये है नेरिटोंचल क्षेत्र, नेरिटोंचल जोन। ये ऊपरी होता है, मतलब ऊपर का हिस्सा होता है नेरिटोंचल नेरिटिक जोन। मग्न तट इसको बोलते हैं। ये है मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ये है मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लॉप। ये है प्रकाशीय क्षेत्र यूफोटिक जोन। इसमें आपके बिथाइल जोन है, ये समुद्र तल जीवी प्रदेश और ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये होता है मग्न तट। और ये जो काला वाला एरिया देख रहे हैं ये है गहरा जल एबाइसल वाटर। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर में आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलन अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल जो कारण है वो है वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वनोन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है। ये आरेख है। वनोन्मूलन के क्या कारण हैं? वनोन्मूलन का कारण है प्राकृतिक आपदाएं, वनों का चारागाह में परिवर्तन, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, झूम कृषि, वनाग्नि, औद्योगिक मतलब वनों में आग लग जाना, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना, ये भी है वनोन्मूलन के कारण। लकड़ी काटना, शहरीकरण हो रहा है, वनों की कमी हो रही है, शहर लोग बस रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव, कागज की भारी मांग, पेड़ के कटने से कागज बनते हैं, कागज की भारी मांग की वजह से पेड़ की ज़्यादा कटाई हो रही है। तो ये सारे कारण है वनोन्मूलन का। ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौर कारणों में है। बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौर कारणों में है। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। ध्यातव्य है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन में पारिस्थितिकी संतुलन का कोई भी संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता। अगला टॉपिक है वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता एक बिल्कुल नोट्स की तरीके से यह पारिस्थितिकी को समझाया गया है इसमें, जो कि बहुत अच्छा है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। ये संतुलित वृद्धि किसी पारितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है।
वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। ध्यातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की ये क्षमता जैविक विभव यानी बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है, जिसे संकेताक्षर R से दर्शाया जाता है। R से डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से। लेकिन पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। ये वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक ही होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। ये है जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ। S जो है ये शेप्ड कर्व है, S आकृति नुमा, और इधर जो K आप देख रहे हैं ये वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। एकाकियों की संख्या है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है। समय पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में ये ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य यानी फूड कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यातव्य है कि किसी जीवों के द्वारा ऊर्जा का ये प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है यानी एक दिशीय होता है। उदाहरणतया जैसे कि किसी घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार से है। घास उत्पादक होगा। घास को खाते हैं टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। टिड्डा को खाया मेढक द्वितीय उपभोक्ता होता है, और मेढक को खाते हैं सांप क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो ये है किसी घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम। घास बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास जो है ये बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास स्वपोषी होता है। घास को खाते हैं बकरी, तो बकरी क्या है, शाकाहारी उपभोक्ता होता है। और मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता होता है, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं, तो मनुष्य सर्वाहारी हो गया। ध्यातव्य है कि जीवीय संगठक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। जीवित संगठकों में सामान्यतः शामिल होते हैं उत्पादक जैसे पौधे, उपभोक्ता जैसे जानवर, मनुष्य आदि, अपघटक जैसे कवक एवं जीवाणु। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होती है, जिसे कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव जैसे पेड़ पौधे और जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पारितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस तरह के पौधे को स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं।
वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही उत्तरदायी होता है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक जो हैं वो इस प्रकार से हैं। अब इस बॉक्स में ये पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है। फाइटोप्लैंक्टॉन गहरे जलीय स्रोत या समुद्र में होता है। जड़ युक्त पौधे छिछले पानी में। विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगलीय शाकीय पौधे घास स्थल पे होता है, ग्रासलैंड में। वहीं फसल के पौधे फसल भूमि पे यानी क्रॉप प्लांट। तो ये सारे प्राथमिक उत्पादक के पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे हिरण शाकाहारी प्राणी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक यानी डीकम्पोजर और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। चींटी जो है डीकम्पोजर भी होता है, डीकम्पोजर की श्रेणी में भी आता है और प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आता है। ये पौधों को खा करके सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। ये पौधों को खा करके सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है और लोमड़ी सर्वाहारी। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी हरे पौधे से प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है। उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। ध्यातव्य है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अपघटक वे होते हैं जो कि अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों को पुनः चक्रीकरण हो सके। पोषक तत्वों के पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंदी, जीवाणु, बैक्टीरिया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ ये अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवधारियों यानी पौधों व जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण करते हैं। इससे विखंडित होकर के मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है और इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस तरह कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य अकार्बनिक तत्वों का पारितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। स्थलीय पारितंत्र की तरह ही समुद्री पारितंत्र में भी खाद्य अथवा आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है स्वपोषित यानी डाइटम। इसके बाद क्रस्टेशियाई यानी जो कि शाकाहारी उपभोक्ता होता है और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। ये समुद्री आहार श्रृंखला है। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण के महत्वपूर्ण
तितलियां जो होती हैं ये कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। ये बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला टॉपिक है ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विखंडन हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है। ये एक स्वरूप में दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकते हैं, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में विखंडित हो सकते हैं। दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है, अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ और द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ध्यातव्य है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों के द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। लिंडेमान ने 10% का नियम 10% लॉ दिया है। किसने दिया है? लिंडेमान ने दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वो शाकाहारी का 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर यानी प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझिए। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का ये रेखा चित्र है। सूर्य के प्रकाश पड़ेगा किस पे? हरे पेड़ पौधे पे। हरे पेड़ पौधे जो है ये उत्पादक होता है और हरे पेड़ पौधे जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, यानी पेड़ पौधों से मिली हुई चीज़ों को खाने वाले शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, वही शाकाहारी खाने वाले मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी खाते हैं। जैसे कि बकरी को कौन खा जाता है? जैसे बाघ खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। तो शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी को खाने वाला शीर्ष मांसाहारी होता है और शीर्ष मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता होता है। और ऊर्जा का प्रवाह हर तरफ है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अगला टॉपिक है पोषण स्तर। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। तो वो पोषण स्तर है, पहला पोषण स्तर 1, ये आधार पोषण स्तर होता है। इसमें स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता, पोषण स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। वहीं पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी और अंतिम उपभोक्ता होता है, जो कि उच्चतम पोषण स्तर है। ये डीकम्पोजर्स यानी अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। डीकम्पोजर जो होते हैं वो सभी पोषण, पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे और चौथे स्तर, चारों ही स्तरों के पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं।
चलिए अगला टॉपिक है पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। जीवभार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा यानी अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि तालाब, इसमें जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, उलट जाता है, यानी कि उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पिरामिड। तालाब में जीवभार का उल्टा पिरामिड बनता है। बड़ी मछलियाँ 1000 किलोग्राम में, उससे छोटी मछलियाँ 100 ग्राम किलोग्राम, क्रस्टेशियन 25 किलोग्राम और प्लैंकटन्स 5 किलोग्राम। ये उल्टा पिरामिड बनता है तालाब में। अगला टॉपिक है जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैव वानिकी यानी बायोनॉमिक्स शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर के बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से होता है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द न्यूमोस से व्युत्पन्न है, जिसका मतलब होता है लॉ यानी नियम। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम समीचीन प्रतीत होता है। ये पारिस्थितिकी का पर्याय है। साथ ही ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है, जो कि मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैविक आवर्धन। ध्यातव्य है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनका एक प्रकार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है और डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता है, तो डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। उल्लेखनीय है कि डीडीटी एक कीटनाशक है। अगला टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र यानी जियोकेमिकल साइकिल पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसियस साइकिल और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में आपके ऑक्सीजन नाइट्रोजन चक्र होते हैं, वहीं सेडिमेंट्री साइकिल में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम चक्र होता है। तो ये है जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार। ध्यातव्य है कि जल चक्र को ऑडम ने गैसीय चक्र में शामिल किया है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। जैसे घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध करती है। एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण यानी सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी।
उनके अनुसार अनुक्रमण वो प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित और निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। ऑडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। जैविक अनुक्रमण का यह है क्रम। न्यूडेशन होता है, नग्नीकरण, उसके बाद माइग्रेशन हो जाता है, प्रवास हो जाता है, फिर सेशस हो जाती है यानी अस्थापना हो जाती है, फिर रिएक्शन होता है यानी प्रतिक्रिया आती है, और उसके बाद स्टेबलाइजेशन होता है यानी स्थिरीकरण होता है। तो ये प्रावस्थाएं होती है जैविक अनुक्रमण की। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी आंदोलन। पारिस्थितिक आंदोलन पारिस्थितिक तंत्र को साम्यावस्था में रखने के लिए जागरूक व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए हैं। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जो है वो वृक्षों से चिपक करके खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं काटने दिया। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। ये आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। अगला टॉपिक है पारिस्थितिक पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकीय घटकों की वो आवश्यक मात्रा जो कि मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। इसके मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। पारिस्थितिकीय पदछाप है, इस तरीके से होता है। इधर आपका ये विद्युत ऊर्जा है, जल उपयोग होता है, सीवेज होता है, फिर मोटर वाहन उत्सर्जन होती है। ये है पारिस्थितिकीय पदछाप। तो मानव समुदाय और देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बना करके अपने अपने पारिस्थितिकीय पदछाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकीय पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्रों पर मानवीय भाग का एक मापक है। ये इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी के पारिस्थितिकीय के पुनरुत्थान करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर ग्लोबल हेक्टर्स है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकीय तंत्र मानव की प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। तो ये है पारिस्थितिकीय तंत्र की विभिन्न सेवाएं। कौन कौन सी सेवाएं हैं पारिस्थितिकीय तंत्र की? पहली सेवा है व्यवस्था सेवाएं यानी प्रोविजनिंग सर्विस। इसके अंतर्गत व्यवस्था सेवाओं में आपके खाद्यान्न हो गया और जल का उत्पादन, ये सारी व्यवस्था सेवाएं हैं। दूसरा जो सेवा है वो है नियंत्रण सेवा यानी रेगुलेटिंग सर्विसेज। इसमें जलवायु और रोग का नियंत्रण होता है, इस सेवा के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी सेवा है समर्थन सेवा यानी सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज में आपका पोषण चक्रण होगा और फसल परागण होता है। और चौथी सेवा है सांस्कृतिक सेवा यानी कल्चरल सर्विसेज। इसमें आध्यात्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सेवाएं आती हैं। और पांचवी जो सेवा है वो है संरक्षण सेवाएं यानी प्रिजर्विंग सर्विसेज। इसके अंतर्गत विविधता अनुरक्षण आते हैं।
तो ये 5 तरह की सेवाएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय एसेट्रा। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे कि नदी लोटिक आवास है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं पारितंत्र में इकोटोन की स्थिति क्या है। इधर समुदाय ए में जंगल होता है, समुदाय बी में घास स्थल है, और ये जो इनका संक्रमण क्षेत्र है, इन दोनों का जंगल का और घास स्थल का जो संक्रमण क्षेत्र है ये होता है इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र महासागर है। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन है? महासागर। इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टॉन्सले के द्वारा किया गया है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव घास स्थल, झील और फिर महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। अर्निज नेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिससे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में लागू किया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम, जिसमें कि वन अधिकारों को मान्यता है, ये अधिनियम दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ तक। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए वाहनों के आवागमन को विनियमित यानी रेगुलेट किया जाता है और ये प्रतिबंधित नहीं है। तो कृषि को छोड़ करके सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। और इसके साथ ही आज का सेशन और पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, वो आपके यहीं पे ख़त्म होती है। और इसमें जितनी भी चीज़ें थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो यूज़फुल है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।